इमारतों, सड़कों और कारों की बात नहीं कर रहा मैं, ज़हनी पसमानदगी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल आओ बाहर चलते हैं, पाइजो ने कहा और फिर वो दोनों ही कमरे से निकले और लिफ्ट के जरिए नीचे हॉल में पहुंचकर कदम बढ़ाते वो मेन गेट से बाहर आ गए। कंपाउंड गेट से निकलकर उन्होंने इधर उधर देखा और फिर थोड़ी दूर उन्हें एक पब्लिक फोन बूथ नजर आ गया। तुम्हारे पास सिक्के हैं, हेलन ने कहा। सिक्के? वो किस लिए? पाइजो ने चौंक कर पूछा। ये बूथ सिक्के डालने वाला है, हेलन ने कहा। ओ देखा, अभी तक इस किस्म के पुराने फोन बूथ यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे पास तो होटल से दिया गया फोन कार्ड है। मैं समझा कि यहाँ कार्ड्स वाले पब्लिक फोन बूथ होंगे, पाइजो ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर होटल की लॉबी में 2 पब्लिक फोन बूथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में वो दोनों कार्ड्स वाले हैं, वहां से कॉल कर लो, हेलन ने कहा। तो पाइजो ने इस्बात में सर हिलाया और उसके साथ ही वो वापस मुड़ गया। हेलन भी उसके साथ मुड़ी और वो एक साइड पर लॉबी में पहुंच गए। वहां वाकई कार्ड डालने वाले 2 पब्लिक फोन बूथ मौजूद थे। इस वक्त दोनों ही खाली थे, इसलिए पाइजो एक फोन बूथ में दाखिल हो गया जबकि हेलन बाहर खड़ी रही। पाइजो ने कार्ड डालकर मात्री के नंबर डायल किए। हेलो, मात्री की आवाज सुनाई दी। पाइजो बोल रहा हूँ, पब्लिक फोन बूथ से, पाइजो ने जवाब देते हुए कहा। यस सर, मैंने यहाँ पहुंचकर एक कोठी और 2 कारें हासिल कर ली हैं। जरूरी असला भी हमारे पास है। हम 4 आदमी आए हैं। हमने इस फ्लैट का सर्वे भी कर लिया है जिसमें हमारा शिकार रहता है। हम उस फ्लैट के सर्वे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहां से उसे आसानी से बेहोश करके निकाला जा सकता है। बज़ाहिर तो ये केस इंतहाई आसान नजर आ रहा है। हमने अपने शिकार को भी चेक कर लिया। वो एक नौजवान है जिसके चेहरे पर बेपनाह मासूमियत है। हमारी चेकिंग के दौरान वो फ्लैट से नीचे उतरा और उसने फ्लैट के नीचे बने हुए गैरेज से अपनी स्पोर्ट्स कार निकाली और वो शहर में घूमता फिरता रहा। फिर वो होटल शेल्टन में गया। हम उसके पीछे थे। उसने पार्किंग में कार रोकी और नीचे उतरकर वो मेन गेट की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक कार जिसे एक नौजवान लड़की चला रही थी कंपाउंड गेट से अंदर आई और उसने हमारे शिकार को कुचलने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त पहली बार हमें एहसास हुआ कि ये शख्स जो बज़ाहिर एक आम सा नौजवान नजर आता था, बेपनाह फुर्तीला और बर वक्त फैसला करने वाला है, इसलिए वो कुचले जाने से बच गया। लेकिन उस वक्त हम ये देखकर हैरान रह गए कि उसे कुचलने वाली लड़की उसकी दोस्त थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते और हंसते हुए होटल में चले गए। हमने मालूमात हासिल की तो हमें इत्तला मिली कि उस लड़की का नाम इफ़ी है और ये ग्रेटलैंड से आई है और होटल शेल्टन के चेयरमैन की बेटी है और ग्रेटलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसका नाम और ग्रेटलैंड और यूनिवर्सिटी का सुनकर मुझे याद आ गया कि इस नाम की लड़की आपकी बीवी मादाम हेलन की बेहद गहरी दोस्त है। और जब आपको ये मिशन सौंपा गया था तो आप यहाँ आने से पहले ग्रेटलैंड गए थे, जिस पर हम चौंक पड़े। चुनांचे मैंने फौरी तौर पर यहाँ के एक ग्रुप के चीफ से फोन पर बात की। चीफ ने इस ग्रुप को इसलिए हायर किया था कि अगर हमें वहाँ कोई ऐसा काम करना पड़े जो हम अजनबी होने की वजह से ना कर सके तो हम ये काम इस ग्रुप से, जिसे जूनी ग्रुप कहा जाता है, कर ले। चुनांचे जूनी से मेरी बात हुई और मैंने उसे इफ़ी को अगवा करके किसी प्राइवेट रिहाइशगाह पर पहुंचाने के लिए कहा। उसने फौरन ही अपने आदमी भिजवा दिए और फिर हमारे सामने उसके आदमियों ने इफ़ी को होटल से अगवा किया और कारों में डालकर ले गए। हमने कोई मुदाखलत ना की, अलबत्ता हमने चेकिंग की तो पता चला कि हमारे शिकार को इस अगवा का इल्म नहीं है। वो डाइनिंग हॉल में खाना खाने में मसरूफ है। चुनांचे हम हॉल से चले गए ताकि उस इफ़ी से पूछगुछ कर सके कि उसका हमारे शिकार से क्या ताल्लुक है। हमने दोबारा जूनी से राब्ता किया तो जूनी ने हमें उस कोठी के बारे में बता दिया जहां इफ़ी को रखा गया था। वहां उस ग्रुप के आदमी भी मौजूद थे। लेकिन हम जब वहां पहुंचे तो हम ये देखकर हैरान रह गए कि कोठी के गिर्द पुलिस का पहरा था। हमने मालूमात हासिल की तो पता चला कि यहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की है और कोठी के अंदर तहखाने में मौजूद एक नौजवान लड़की और 6 मर्द बेहोशी के आलम में मिले हैं, जिन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस के किसी खुफिया सेंटर पर ले जाया गया है। उसके बाद मैंने जूनी को दोबारा कॉल किया, लेकिन मालूम हुआ कि जूनी फौरी तौर पर मुल्क से बाहर चला गया है। अब हम सोच रहे थे कि सेंट्रल इंटेलिजेंस के इस खुफिया पॉइंट को कैसे ट्रेस किया जाए कि आपकी कॉल आ गई है, मात्री ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन तुमने उस लड़की के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों कराई है? उससे हमारा क्या ताल्लुक? पाइजो ने हैरान होते हुए कहा। मैंने बताया है कि मादाम हेलन उसकी दोस्त है, इसलिए हमारा ख्याल था कि कहीं मादाम हेलन से इस मिशन के बारे में उस लड़की को कोई सुनकर न मिल गई हो और उसका ताल्लुक हमारे शिकार से रहा तो इस तरह हमारा मंसूबा हमारे शिकार तक पहुंच सकता है। और चीफ ने हमें बताया है कि हमारा शिकार इंतहाई तेज और ज़हीन आदमी है। अगर उसे हमारे मंसूबे के बारे में मामूली सी सुनकुन भी मिल गई तो फिर वो हमारे हाथ किसी सूरत न आएगा और गायब हो जाएगा। इसलिए हम उस लड़की से पूछगुछ करके तसल्ली करना चाहते थे, मात्री ने कहा। मैं हेलन से बात करता हूँ, होल्ड करो, पाइजो ने कहा और फिर उसने फोन बूथ से बाहर मौजूद हेलन को अंदर बुलाया
और मात्रे की बताई हुई तफसीलों से बता दी। इफ़ी का इस मंसूबे से क्या ताल्लुक? मैं उससे मिलने जरूर गई थी। उस वक्त वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थी। हम सिर्फ 2-3 घंटे इकट्ठे रहे हैं। मैंने उसे अलबत्ता ये बताया था कि मैं भी सियाहत की गर्ज से पाकिस्तान जा रही हूँ और बस। क्या मैं अहमक हूँ कि एक गैर मुतालिक लड़की को अपना मंसूबा बताती? इस नॉनसेंस मात्री ने ये क्या कर दिया है? हेलन ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम खुद उससे बात कर लो, पाइजो ने कहा और रिसीवर हेलन के हाथ में दे दिया। हेलो मात्री, मैं हेलन बोल रही हूँ। क्या तुम मुझे अहमक समझते हो कि मैं इस कदर अहम मंसूबा एक गैर मुतालिक लड़की को बता दूंगी? तुमने ऐसा सोचा ही क्यों? हेलन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। आई एम सॉरी मैडम, दरअसल मेरी आदत है कि मैं हर तरफ का ख्याल रखता हूँ और चीफ की भी मुझे यही हिदायत है। बहरहाल अब आपने बता दिया है तो ठीक है। अब हम इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मात्री ने माजरत खाना लहजे में कहा। आइंदा हमारे मुतालिक ऐसी बात सोचना भी नहीं, वरना तुम जानते हो कि अगर हमने चीफ को तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम खामा का एक गैर मुतालिक मसले में उलझ गए हो। इफ़ी यहाँ की रहने वाली है और हमारा शिकार भी। हो सकता है कि उनके दरमियान ताल्लुकात भी हों, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने अपना मंसूबा मुकम्मल करना है और बस, हेलन ने तेज लहजे में कहा। यस मैडम, आप दुरुस्त कह रही हैं, मात्री ने जवाब दिया तो हेलन ने रिसीवर पाइजो की तरफ बढ़ा दिया। सुनो मात्री, अब तुमने उस वक्त तक किसी मामले में टांग नहीं अड़ानी और ना कोई कार्रवाई करनी है जब तक मैं तुम्हें हुक्म न दूं। मैं खुद उसका जायजा लूंगा और फिर खुद ही अपने शिकार को बेहोश करके वहां से निकालने की मंसूबाबंदी करूंगा। तुम्हारा काम उस वक्त शुरू होगा जब मैं तुमसे राब्ता करूंगा और ये मैं उस वक्त करूंगा जब मैं अपने शिकार को बेहोश करके उस फ्लैट से बाहर निकाल लाऊंगा। उसके बाद मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम उसे आबदोस्त तक पहुंचा देना और बस। पाइजो ने इस बार तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, मात्री ने जवाब दिया और पाइजो ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर मुड़कर वो पब्लिक फोन बूथ से बाहर आ गया। मेरा ख्याल है हमें खुद जाकर उस फ्लैट का जायजा लेना चाहिए जहां वो इमरान रहता है, पाइजो ने कहा। ज्यादा एहतियात की जरूरत नहीं है पाइजो, जिस कदर ज्यादा एहतियात करोगे उतना ही मामला पेचीदा हो जाएगा। बस सादगी से मंसूबा बनाओ और उस पर अमल करो, हेलन ने कहा और अब वो लॉबी से निकलकर दोबारा कंपाउंड गेट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। फिर भी मालूम तो करना ही पड़ेगा कि उसके फ्लैट की सिचुएशन क्या है। वो किस वक्त वहां से निकलता है, किस वक्त वहां होता है, किस वक्त वहां नहीं होता, उसके बाद ही कोई मंसूबा बनाया जा सकता है, पाइजो ने जवाब दिया। ओके, चलो टैक्सी कर लेते हैं, हेलन ने कहा और पाइजो ने इस्बात में सर हिला दिया। इमरान ने कार गुलजार कॉलोनी की उस कोठी के सामने सड़क की दूसरी तरफ रोकी जिसमें इफ़ी को अगवा करके ले आया गया था और फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि कोठी के गेट पर पुलिस के 2 सिपाही मौजूद थे और कोठी के गेट पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया गया था। इमरान कार से उतरा और कदम बढ़ाता सड़क क्रॉस करके कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। यहाँ क्या हुआ है जो कोठी को सील किया गया है और आप लोग यहाँ क्यों पहरा दे रहे हैं? इमरान ने कहा। इस कोठी में कोई बड़ी वारदात हुई है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की है। हमारा ताल्लुक तो करीबी थाने से है, हमें तो यहाँ सिर्फ कोठी की निगरानी के लिए खड़ा किया गया है, एक सिपाही ने कदरे बेजार से लहजे में कहा। क्या वारदात हुई है? इमरान ने पूछा। जनाब, तफसील का तो हमें इल्म नहीं है, अलबत्ता एक औरत और 6 मर्द यहाँ बेहोश पड़े पाए गए हैं जिन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट साहब एक स्टेशन वैगन में अपने साथ ले गए हैं, उस सिपाही ने जवाब दिया। क्या सुपरिटेंडेंट यहाँ अकेला आया था? इमरान ने पूछा। जनाब, हम यहाँ आए थे तो यहाँ उनके महकूमे की 4 जीपें और एक स्टेशन वैगन मौजूद थी। 10-12 अफराद थे और सुपरिटेंडेंट साहब भी थे। फिर वो हमारे सामने चले गए, उनके अमले ने कोठी को सील किया और फिर वो भी चले गए, सिपाही ने जवाब दिया। तो इमरान ने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी कार में बैठकर उसने कार स्टार्ट की और उसका रुख सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर की तरफ कर दिया। उसे खतरा था कि कहीं सुपरिटेंडेंट फैयाज इफ़ी को उसके वालिद के पास छोड़ने न चला गया हो, क्योंकि सुपरिटेंडेंट फैयाज ऐसे कामों में माहिर था। इस तरह वो राहत खान की हमदर्दियां हासिल करके होटल शेल्टर में राज कर सकता था। जब वो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि इफ़ी समेत लाए जाने वाले तमाम अफराद वहां मौजूद हैं। तो वो ब्यूरो की इमारत के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहां खुसूसी इन्वेस्टिगेशन सेंटर बनाया गया था और फिर वहां सुपर फैयाज उसे मिल गया। ओ, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं दफ्तर में जा रहा था कि तुमसे फोन पर बात करूं। ये तुम्हारे 4 स्टार्स ने न जाने क्या किया है कि उनमें से किसी को होश ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने डॉक्टरों को भी कॉल किया है लेकिन वो भी उन्हें होश में लाने में नाकाम रहे हैं, सुपर फैयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो तुम्हें कहा था कि रुक जाओ और मुश्किल वक्त में मेरी मदद करो, लेकिन तुम वहां से इस तरह भागे जैसे तुम पर कोई कयामत टूटने वाली हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास मत करो, ये बातें बाद में करते रहना,
तुम्हारे डैडी बार बार पूछ रहे हैं कि ये कौन लोग हैं और क्यों इन्होंने लड़की को अगवा किया है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, क्योंकि मैंने तो उन्हें यही रिपोर्ट दी थी कि मैंने उनका सुराग लगाकर वहां बेहोश कर देने वाली गैस फायर की थी। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मुझे मालूम ही नहीं है कि उन्हें कौन सी गैस से बेहोश किया गया है और उन्हें किस तरह होश आ सकता है। सुपर फैयाज ने झुलाए हुए लहजे में कहा और इमरान को अब समझ आई कि सुपर फैयाज उनके होश में न आने की वजह से इस कदर परेशान क्यों है। कहाँ है ये लोग? मेरे साथ चलो, मैं अभी उन्हें होश दिला देता हूँ, इमरान ने कहा। तो सुपर फैयाज उसे लेकर इन्वेस्टिगेशन सेंटर के एक हॉल में ले आया। यहाँ फर्श पर 6 अपराध बेहोश पड़े हुए थे, जबकि इफ़ी एक कुर्सी पर मौजूद थी, लेकिन उसकी गर्दन भी ढलकी हुई थी। तुम्हें पता है कि ये लोग कौन हैं? क्या इनके सरगना को पकड़ा है? इमरान ने सुपर फैयाज से कहा। जूनी की बात कर रहे हो? हाँ, मैंने उसे पकड़ा है, लेकिन उसने यहाँ आते ही खुदकुशी करने की कोशिश की तो मैंने उसे खुद इंजेक्शन लगवाकर बेहोश करा दिया। वो साथ वाले कमरे में है। पहले इन्हें होश में लाकर इनके बयानात लिखूंगा, फिर उससे बात होगी, सुपर फैयाज ने कहा। क्या इफ़ी के बाप को इत्तला मिल चुकी है कि उसे बरामद कर लिया गया है? इमरान ने पूछा। हाँ, तुम्हारे डैडी ने उन्हें इत्तला दे दी है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि जब उसका बयान लिख लिया जाएगा और इंक्वायरी हो जाएगी फिर उसे खुद ही पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए उसके फौरी हुसूल की कोशिश ना करे। और चूंकि राहत खान साहब तुम्हारे डैडी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, वरना अब तक बड़ी बड़ी सिफारिशें पहुंच चुकी होती और हमें उसे इसी बेहोशी के आलम में उसके घर पहुंचाना पड़ता, सुपर फैयाज ने जवाब दिया। मसला ये है कि इस मामले में सीक्रेट सर्विस का ताल्लुक भी निकल आया है, इसलिए इफ़ी और उस जूनी को सीक्रेट सर्विस के हवाले करना होगा, जबकि इन 6 अफराद से पूछगुछ तुम कर सकते हो, इमरान ने कहा। तो सुपर फैयाज बेख्तियार उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? इस आम सी अगवा की वारदात का सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक? इस तरह तो तमाम क्रेडिट सीक्रेट सर्विस ले जाएगी, सुपर फैयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। जिस तरह इस अगवा से इंटेलिजेंस का ताल्लुक निकल आया है, हालांकि ये पुलिस का काम है, इस तरह सीक्रेट सर्विस का भी कोई ताल्लुक होगा। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो, क्रेडिट तुम्हारा ही रहेगा, बल्कि हो सकता है कि चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस डैडी से तुम्हारी कारकर्दगी की तारीफ भी करे। वो ऐसे मामलात में आला ज़र्फ रखता है, इमरान ने कहा। ओ, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले ये होश में तो आए और इन्हें ले जाने के लिए तुम्हें बड़े साहब से इजाजत लेनी होगी, सुपर फैयाज ने कहा। यहाँ फोन है या तुम्हारे ऑफिस में है? इमरान ने कहा। मेरे ऑफिस में है। क्यों? सुपर फैयाज ने पूछा। मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर सीक्रेट सर्विस के चीफ को फोन पर सूरत हाल बता दूं ताकि वो डैडी से बात कर ले, फिर मैं वापस आकर तुम्हें इनके होश दिलाने का नुस्खा भी बता देता हूँ, इमरान ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, सुपर फैयाज ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुको और पूरी तरह मोहतात रहना, ये बहुत बड़ा चक्कर है, ऐसा ना हो कि इन्हें होश में लाने से पहले ही हलाक कर दिया जाए, इसीलिए तो सीक्रेट सर्विस इसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर हुई है, इमरान ने कहा। ओ अच्छा, फिर ठीक है, तुम जाकर फोन करो, मैं मजीद हिफाजती इंतजाम कराता हूँ, सुपर फैयाज ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ वापस उसके ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस में पहुंचकर उसने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही ब्लैक जीरो की मखसूस आवाज सुनाई थी। इमरान बोल रहा हूँ ताहिर, सुपर फैयाज के ऑफिस से, इमरान ने कहा और फिर उसने इफ़ी के अगवा और फिर टाइगर और 4 स्टार्स की कार्रवाई से लेकर मार्टिन के टेलीग्राम और उससे फोन पर होने वाली गुफ्तगू के बारे में मुख्तसर तौर पर बता दिया और साथ ये भी बता दिया कि मार्टिन से होने वाली गुफ्तगू के तहत वो अब इस लड़की इफ़ी और उस ग्रुप के जूनी से खुद अलहदा पूछगुछ करना चाहता है, इसलिए वो सर अब्दुल रहमान को बतौर X2 फोन करके उन्हें कहते कि वो उन दोनों को इमरान के हवाले कर दे। ठीक है इमरान साहब, मैं भी बात करता हूँ, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर उठकर वापस इन्वेस्टिगेशन सेंटर की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ? सुपर फैयाज ने पूछा। मेरी बात हो गई है, उन्होंने वादा किया है कि वो डैडी से तुम्हारी तारीफ करेंगे, इमरान ने कहा और सुपर फैयाज का चेहरा मसरत से खिल उठा। अब तुम ऐसा करो कि 6 अफराद को तो सादा पानी पिला दो, ये होश में आ जाएंगे, अलबत्ता इस इफ़ी को और इस जूनी को अभी होश में न लाओ, मैं इन्हें इसी हालत में सीक्रेट सर्विस के हवाले करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। सिर्फ सादा पानी? क्या मतलब? सुपर फैयाज ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इमरान की बात पर यकीन न आया हो। हाँ, 4 स्टार्स ने इसीलिए ऐसी खुसूसी गैस इस्तेमाल की है कि तुम्हें इन्हें होश में लाने में तकलीफ ना हो। अगर तुम वहां कुछ देर और रुक जाते तो मैं तुम्हें बता देता, इमरान ने कहा और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती सर अब्दुल रहमान का चपड़ासी वहां पहुंच गया। छोटे साहब आपको भी और सुपरिंटेंडेंट साहब दोनों को बड़े साहब याद कर रहे हैं, चपड़ासी ने इमरान को सलाम करते हुए कहा। मुझे क्यों? मैं उनका मातहत तो नहीं हूँ,
इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो चलो, तुम मातहत नहीं हो तो मुलजिम तो बन सकते हो, वो डायरेक्टर जनरल हैं, समझे, आओ। सुपर फैयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा और इमरान मुलजिम की बात सुनकर इस तरह सहम गया जैसे अभी सुपर फैयाज उसे किसी हवालत में बंद कर देगा। और फिर वो दोनों उस तरफ बढ़ गए जिधर सर अब्दुल रहमान का दफ्तर था। चपड़ासी उनके साथ था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर पर्दा हटाया तो सुपर फैयाज अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे इमरान था। सुपर फैयाज ने तो बाकायदा सैल्यूट किया, जबकि इमरान ने इस तरह माथे पर हाथ रखकर सलाम किया जैसे कोई चपड़ासी किसी बहुत बड़े अफसर को सलाम करता है। बैठो। ये सीक्रेट सर्विस को इस केस में दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? सर अब्दुल रहमान ने उन दोनों को बैठने का कहते ही इमरान से मुखातिब होकर कहा। उनके लहजे में हैरत थी। डैडी, मुझे तफसील का तो इल्म नहीं, अलबत्ता इतना इल्म है कि चीफ को किसी तरफ से ये रिपोर्ट मिली है कि ये लड़की इफ़ी किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम के बारे में कुछ मालूमात रखती है और शायद चीफ वो मालूमात उससे हासिल करना चाहता होगा। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन मैं इसके वालिद को कह चुका हूँ कि वो हमारी तहवील में है और महफूज है और उसका बयान लिखकर उसे वापस भिजवा दिया जाएगा। लेकिन अब तुम्हारा ये चीफ न जाने उसके साथ क्या सुलूक करे। सर अब्दुल रहमान ने कहा, डैडी, चीफ भी आपकी तरह उसूल पसंद है। इस लड़की ने बज़ाहिर तो कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि ये तो मजलूम है कि इसे इस तरह अगवा किया गया है। ये तो सुपर फैयाज की जहानत और बेहतरीन कारकर्दगी है कि उसने इस कदर जल्द इसका न सिर्फ सुराग लगाकर उसे बरामद कर लिया, बल्कि इन मुजरिमों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसलिए मुझे यकीन है कि इससे मालूमात हासिल करके इसे वापस भिजवा दिया जाएगा। और अगर आप अम्मा भी से इजाजत दिलवा दे तो मैं खुद इफ़ी को जाकर उसके घर छोड़ आऊंगा। इमरान ने कहा, अम्मा भी से इजाजत? क्या मतलब? ये क्या बकवास शुरू कर दी है तुमने? ये सरकारी मामलात है, निजी मामलात तो नहीं है। सर अब्दुल रहमान ने चौंक कर इंतहा गुस्सीले लहजे में कहा, वो अम्मा भी का हुक्म है कि किसी नामहरम लड़की के साथ न बैठा जाए। और इतना तो आप जानते हैं कि माँ बाप का हुक्म मानना औलाद पर फर्ज होता है। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा, नॉनसेंस, जाओ इस लड़की और इस सरगना को ले जाओ, लेकिन ख्याल रखना कि लड़की को वापस भिजवा देना। जरूरी नहीं है कि तुम भी उसके साथ जाओ। और क्या तुम्हारे इस चीफ के पास क्या तुम्हारे अलावा और कोई आदमी नहीं है? सर अब्दुल रहमान ने कहा, वो भी तो नामहरम होंगे। इमरान ने रुक रुक कर कहा, फिर वही बकवास, जाओ। सर अब्दुल रहमान ने कहा तो इमरान उठ खड़ा हुआ, तुम भी जाओ और उन दोनों के सरकारी तौर पर इंदराजात करके इसके हवाले कर देना, इससे बाकायदा लिखवा लेना। सर अब्दुल रहमान ने सुपर फैयाज से कहा, यस सर। सुपर फैयाज ने खड़े होते हुए कहा, लेकिन डैडी, निकाह नामा लिखवाने के लिए तो हुकूमत ने बाकायदा निकाह रजिस्ट्रार मुकर्रर कर रखे हैं, फिर अपना निकाह नामा मैं खुद कैसे लिख सकता हूँ? इमरान ने कहा, यू शट अप, नॉनसेंस। तुम जैसे बेकार और आवारा गर्द को ऐसी बात भी मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। जाओ, गेट आउट। सर अब्दुल रहमान ने दहाड़ते हुए कहा तो इमरान सलाम करके तेजी से मुड़ा और दफ्तर से बाहर आ गया। ये तुम आखिर ऐसी फजूल बकवास क्यों शुरू कर देते हो? सुपर फैयाज ने दफ्तर से बाहर आने पर इमरान से मुखातिब होकर कहा, कमाल है, खुद तो सहरा बांधकर सलमा भाभी के साथ निकाहनामा लिखवा लिया, मैं बात करूं तो ये फिजूल बकवास हो जाती है। इमरान ने कहा तो सुपर फैयाज बेख्तियार हंस पड़ा। अगर तुम्हें लड़की पसंद आ गई है तो बड़ी बेगम साहिबा से बात करो। सुपर फैयाज ने हंसते हुए कहा, उन्हें साथ ही ये भी बता देना कि लड़की अगवाशुदा है, फिर देखूंगा कि तुम्हारे सर पर मौजूद थोड़े से बाल कैसे बचते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो सुपर फैयाज बेख्तियार हंस पड़ा। ओह हाँ, वाकई मुझे तो इस बात का ख्याल ही न रहा था, बड़ी बेगम साहिबा ऐसे मामलात में वाकई बेहद कदामत पसंद है। सुपर फैयाज ने हंसते हुए कहा, वो इसे कदामत पसंद नहीं, गैरत कहती है, समझे? इमरान ने कहा और सुपर फैयाज ने असबात में सर हिला दिया। और फिर थोड़ी देर बाद इमरान ने जब इफ़ी और जूनी को अपनी तहवील में ले लिया तो उसने सुपर फैयाज के ऑफिस से इस बार राना हाउस फोन करके जोसेफ को कार समेत सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस में बुला लिया। और फिर इफ़ी और जूनी दोनों को जोसेफ के साथ राना हाउस भिजवाकर वो अपनी कार में सवार होकर उसके पीछे राना हाउस रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने एक बार फिर ब्लैक जीरो को फोन करके बता दिया कि लड़की और उस जीनी को वो सरकारी तौर पर वहां से ले आया है, इसलिए वो सर अब्दुल रहमान को फोन करके उन्हें बता दे। उसके बाद उसने रिसीवर रखा और उठकर ब्लैक रूम की तरफ बढ़ गया, जहां जोसेफ ने जवाना के साथ मिलकर उन दोनों को कुर्सियों पर रॉड्स में जकड़ दिया था।